नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के साथ में जिन्होंने अर्बन ज्योग्राफी का पेपर लिया है। छात्रों, हम आपसे पूर्व के वीडियो में जो चर्चा कर रहे थे वो विषय था हमारा नगरीय आकार की अर्बन मॉर्फोलॉजी का, और इस पर हमने विभिन्न बिंदुओं पर आपसे बात साझा की थी। टाइप्स ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी पर किया था, एलिमेंट्स पर बात किए थे, डेफिनेशन मीनिंग्स पर इस पर बात हुई थी हमारी। आइए आज हम आपसे चर्चा करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन टाउन्स, भारतीय नगरों की आकारिकी के तत्व पर। मॉर्फोलॉजी के विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए स्मेल्स ने भारतीय नगरों की आकारिकी के 6 एलिमेंट्स, 6 तत्व बताए हैं। पहला, प्राचीन चार दीवारी नगर। दूसरा, असाधारण भित्तिनुमा विस्तार, एक्स्ट्रा म्यूरल एक्सटेंशन। तीसरा, छावनी। चौथा, सिविल लाइंस। पांचवा, रेलवे कॉलोनी। एवं छठा, 1947 के बाद विकसित रिहायशी कॉलोनियों एवं औद्योगिक इकाइयों के स्वरूप। आपको साझा किए गए पीडीएफ में जो चित्र हैं वो इससे संबंधित हैं। आप इन्हें गौर से देखिएगा और इसके अकॉर्डिंगली कोरिलेट करके समझने का प्रयास करिएगा। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी की बात करें, नगरीय आकारिकी के विकास का जो प्रक्रम है उसमें नगर की वर्तमान आकार की एक लंबे समय में होने वाली घटनाओं का परिणाम है। जिस प्रकार जीव विज्ञान एक भ्रूण के रूप ग्रहण की 3 अवस्थाएं बताता है, ठीक उसी प्रकार नगरीय भूगोल अर्बन ज्योग्राफी भी नगर की आकार की, उसकी मॉर्फोलॉजी के विकास की 3 अवस्थाएं स्वीकार करता है। प्रथम, जीव पिंडोत्पत्ति, हिस्टोजेनेसिस। इस अवस्था में भ्रूण के कोष का विकास होता है तथा उसे शारीरिक रूप मिलता है। नगरीय विकास में यह अवस्था उसके प्रारंभिक विकास की सूचक है। इससे उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता लगाया जाता है। दूसरा है प्रतिरूपोत्पत्ति, पैटर्नोजेनेसिस। इस अवस्था में नगर का ढांचा, स्केलेटन तैयार होता है। नगरों में सड़कों, गलियों का विकास होता है। स्थान स्थान पर विभिन्न कार्यों का फैलाव होने लगता है तथा नगरीय बस्ती में विभिन्न नाभि केंद्र, न्यूक्लाई विकसित हो जाते हैं, बन जाते हैं। तीसरा है स्वरूपोत्पत्ति, मॉर्फोजेनेसिस। इस अवस्था में नगर की आकार की अंतिम रूप प्राप्त कर लेती है। इससे नगर का ढांचा कवच धारण कर लेता है। नगर का एक रूप निखर करके सामने आ जाता है, जैसा कि आपको साझा किए गए पीडीएफ में दर्शाए चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। ये तीनों अवस्थाएं डिकन्सन द्वारा नगर के विकास की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं। आर्य डिकन्सन ने स्वरूप निर्धारण की जो शक्तियों का क्रम बताया है, उसके क्रम में इन्होंने नगर के भीतर भिन्न भिन्न कार्यों व संस्थानों की स्थापना का विकास प्रक्रम को समाहित करते हुए 7 शक्तियों का परिणाम बताया। इन पर आर्थिक विशेषता, सामाजिक अभिरुचियां
तथा राजकीय नियमों का प्रभाव पड़ता है। ये शक्तियां हैं, प्रथम सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण। नगर में कार्यों व लोगों का जमाव प्रारंभ में उनके केंद्र में होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य उस स्थान पर स्थित होना चाहता है जहां समय व कीमत दोनों न्यूनतम हो। इस प्रक्रिया को केंद्रीयकरण कहते हैं। यह केंद्रोन्मुखी शक्ति का परिणाम होती है। यहाँ पर लोग रहने की अपेक्षा कार्य के लिए अधिक आकृष्ट होते हैं। दूसरा है कंसंट्रेशन, एकत्रीकरण। नगर के मध्य भाग में रिहायशी व अरिहायशी कार्यों के स्पष्ट क्षेत्र में एकत्र होने की प्रवृत्ति को एकत्रीकरण कहते हैं। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, उप व्यापार क्षेत्र, औद्योगिक, रिहायशी तथा अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों का विकास मुख्यतः इस प्रवृत्ति का परिणाम है। ये दोनों शक्तियां केंद्रोन्मुखी शक्ति का ही स्वरूप है। तीसरा आता है बिंदु डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का। नगर के भीतर जब स्थान का अभाव हो जाता है तो नगर की कुछ संस्थाएं एवं कार्य नगर को पूर्णतः छोड़कर उसकी बाह्य सीमा पर ग्रामीण क्षेत्र या समीपवर्ती नगर में स्थापित होने लगते हैं। ऐसा विकास क्रम प्रत्येक बड़े नगरों में देखने को आता है। चौथा बिंदु है संविकेंद्रण, डिकंसंट्रेशन। जब नगर के मध्य भाग में कार्यों का स्थानांतरण उसके बाह्य भाग की ओर होने लगता है तो इसे संविकेंद्रण अवस्था कहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने में तीव्र परिवहन साधनों का विशेष योगदान रहा है। रिसेंट्रलाइजेशन या पुनः केंद्रीकरण की अवस्था में विकेंद्रित कार्यों की स्थापना के साथ साथ वहां पर कार्यों का पुनः जमाव होने लगता है। उसे पुनः केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे बाह्य क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों के स्थापित होने के साथ साथ रिहायशी व उप व्यापार क्षेत्र की स्थापना होने लगे। रिहायशी पृथक्करण, रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन। इसका अर्थ एक स्थान पर व्यक्तियों एवं संस्थाओं के एकत्रीकरण से है। साधारणतः एक जाति, वर्ग, संस्कृति एवं आर्थिक समानता के लोग एक स्थान पर रहना पसंद करते हैं, जिसके फलस्वरूप नगरों में विभिन्न वर्गों के अलग अलग रिहायशी क्षेत्र बन जाते हैं। प्रभुत्व, आक्रमण और अनुक्रमण, डोमिनेंस। जब नगर में स्थापित संस्थाओं व इमारतों के उपयोग में समय के साथ साथ परिवर्तन परिलक्षित होने लगता है, तब एक स्थान का किसी कार्य में पहले जो प्रभुत्व था वह उपयोगकर्ताओं द्वारा अन्य कार्यों की स्थापना से कम हो जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे उसका उपयोग स्वरूप बदल जाता है। जैसे केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के समीप की इमारतों में जो पहले रिहायशी कार्य में प्रयुक्त होती थीं, व्यापारिक कार्यों के प्रसार के आक्रमण के कारण व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगती हैं और धीरे धीरे यहाँ इमारतें रिहायशी इमारतों के स्थान पर व्यापारिक इमारतों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो डिकिंसन ने जो ये 7 बिंदु चर्चा किए, इनका स्वरूप भारतीय नगरों की आकारिकी के मॉर्फोलॉजी पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। किसी भी नगर की उत्पत्ति में प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी में जो स्वरूप लिया गया और बायोलॉजी से जिसकी तुलना की गई, शरीर के विकास में या भ्रूण के विकास की अवस्था के साथ में वही स्वरूप नगर के विकास के रूप में परिलक्षित होता है। धन्यवाद।